जी गुड इवनिंग। बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो आप लोग देखे होंगे, जरूर कुछ समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया, यदि कोई समस्या रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेज सकते हैं, या कोई अगर कोई परेशानी कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सजेशन दे सकते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में या पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था स्थितिलन समय क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होती है, संवहन वेग की परिभाषा क्या होती है, ये सब मैंने पढ़ लिया था। आज जो मैं शुरुआत करूंगा, आज मैं शुरू करूंगा संवहन वेग निकालूंगा कैसे, ज्ञात कैसे करूंगा, फार्मूला क्या होगा इसका। क्योंकि फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स आएगा ही, फार्मूला इसमें आएगा ही, तो मैं वही फार्मूला डिराइव करूंगा, फिर संवहन वेग का फार्मूला क्या होगा। चलते हैं तब शुरू किया जाए ना। तो संवहन वेग का डेफिनेशन मैंने पढ़ लिया था कि यदि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जिस वेग से टकराती है उसे संवहन वेग कहते हैं। मैं उसी के जैसा फिगर बना रहा हूं जिस पिछला लेक्चर में मैंने बनाया था। लेट क्या कि ये इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन आकर के इससे टकराएगा, नहीं जिस वेग से टकराएगा, मैं मान के चलूंगा कि यहां से जो दूरी तय किया, शुरू में प्रारंभिक वेग इसका 0 था, u बराबर 0, बाद में वहां पे टकराया, उस वेलोसिटी हो गया v ना। शुरू में इलेक्ट्रॉन जो था रेस्ट में था, मान के चलूंगा वो u बराबर 0 है, वो आके यहाँ से टकराएगा और g स्पीड से तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, टकरा जाएगा। तो कैसे ये इस पर जो vd अपने आप तो नहीं आएगा, क्योंकि शुरू में इनिशियल स्टेट में 0 है वेलोसिटी, तो क्या शुरू अपने आप तो इसमें नहीं आ जाएगा वेग। इसमें कैसे वेग आएगा, वेग इसको देंगे जब इस पर हम एक बैटरी अप्लाई करूंगा, बैटरी इसमें लगाऊंगा, वोल्टेज ही देगा, वोल्टेज हम क्या करेगा, फील्ड पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, समझ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो अब आप जानते हैं, समझ लीजिए, हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज Q हो, अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दूं, उस पर वो फोर्स जो होता है ना, इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और फोर्स होता है Q इंटू E। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E तो है, लेकिन चार्ज यहाँ पर क्या है, E नहीं है, E है। और इस जो फिर फोर्स का डायरेक्शन होता है, फील्ड के अपोजिट होता है नेगेटिव चार्ज में, और प्लस फील्ड की ओर होता है पॉजिटिव चार्ज में। यहाँ तो E है, आप इस पर नेगेटिव चार्ज होती है, तो फील्ड के उल्टा डायरेक्शन फोर्स लगेगा, फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में। इधर है फील्ड, तो फोर्स पर किधर लगेगा, इधर लगेगा। क्यों नेगेटिव रहे तब, अगर पॉजिटिव है तब तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि E नेगेटिव है, E पर नेगेटिव आवेश होती है, तो E पर किधर चार्ज लगेगी, फील्ड के इस डायरेक्शन में लगेगी। ये फोर्स हो गया F। मैं F बराबर यहाँ क्या लिखूंगा, F बराबर लिखूंगा, यहाँ Q इंटू E होता, लेकिन यहाँ पर चार्ज है E, तो लिखूंगा E इंटू E लिखूंगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। अगर मैं यहाँ पर न्यूटन्स का लॉ अप्लाई करूं, न्यूटन्स सेकंड लॉ कहता है कि F बराबर me होता है। मान लेता हूं कि इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है me है, या m मान लीजिए सीधा, तो F बराबर एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, m यहाँ E लिख देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन समझना है, A हो गया। ये कहां से आया, न्यूटन सेकंड लॉ से आया, न्यूटन सेकंड लॉ। ये फोर्स दोनों बराबर ही होगा, दोनों को मैं बराबर कर देता हूं, क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा E बराबर लिख लेता हूं, इसको लिखता हूं E बराबर MEA, या E बराबर क्या लिखूंगा, MEA बटा E।
ठीक ना। और ए बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ए बराबर फॉर्मूला होगा ए बराबर टी माइनस यू बटा टॉप टाइम टी। फॉर्मूला ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, लेकिन यहाँ भी जिस वेलोसिटी से गया वो टी वेलोसिटी है और u है 0। टी क्या हो जाएगी, टी तो टॉप होगी, यहाँ से हम ठिकाने में साइन लगेगा टॉप, तो ए बराबर हो जाएगी आपका वी डी अपॉन टॉप हो गई। ये टॉप है, इसको मैं टॉप करूंगा, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया बताया ये बात। अब ए का मान इसमें रख देता हूं ना, रख दीजिए। तो अगर मैं लिखूं ए का मान इसमें ले, इसको एक्स में मान लेता हूं, हाँ ये कैसे मान लीजिए, लिख लीजिए ए का मान समीकरण किसमें एक में रखने पर एक में मैं रखूंगा मान, तो देखिए तो ई बराबर क्या होगी, ई बराबर हो जाएगी एम ई ए सॉरी ए का मान तो रख देता हूं ना, वी डी अपॉन टॉप बटे हो गया ई। हमें वी डी ही निकालनी है, तो वी डी कैसे निकालूंगा, इसको इधर कर लेता हूं सबको, ई इंटू ई बटे इंटू टॉ भी हो जाएगा, ई इंटू टॉ बटे क्या हो जाएगा एम ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगी एम ई। यही हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हो गया आपका आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, टॉ हो गया सेफ्लेंस में दिया रहेगा क्वेश्चन में, एम ई आप जनरे करते हैं उससे प्लेटफॉर्म में लिख देता हूँ। ये का मान कितना होगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम में होगी। एम ई का मान कितना होगा 9.1 गुना 10⁻31 केजी लेता हूँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये क्या है विद्युत क्षेत्र है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं तो वोल्टेज दिया रहेगा तो मैं निकाल लूंगा, विद्युत क्षेत्र दिया है। और टॉ क्या है शीतलन समय, शीतलन समय। तो ये फॉर्मूला हो गया क्या निकलने का, संवहन वेग का क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। इसको लिख लीजिए, मिटा देता हूं मैं इसको। अब जो मैं पढ़ूंगा आगे मैं पढ़ता हूं प्रतिरोध के बारे में। लिखिए प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। मैंने पिछले कई लेक्चरों में दो ही लेक्चर पढ़ाएंगे, 2 या 3 लेक्चर, उसमें मैंने प्रतिरोध के बारे में बहुत पढ़ते हैं कि मैं प्रतिरोध के बारे में पढ़ूंगा, प्रतिरोध के बारे में पढ़ूंगा। तो आज आ गया टाइम कि मैं क्या पढ़ूं, प्रतिरोध पढ़ूं। तो ये नहीं कि मैं बोल दिया कि मैं प्रतिरोध पढ़ूंगा, प्रतिरोध ही पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होता है। कारण है कि हमको एक दूसरे से लिंक जोड़ना होता है। मैं एक पहले क्या पढ़ाऊं क्या नहीं पढ़ाऊं तो मैं ध्यान में नहीं रहता, मैं प्रतिरोध बोल दिया, लेकिन प्रतिरोध पढ़ने से पहले मैंने बहुत सारी बातें पढ़े जो कि इससे लिंक होगा, किससे, प्रतिरोध से। इसलिए मैंने प्रतिरोध शुरू नहीं किया। इसलिए इसको थोड़ा देखिए प्रतिरोध किसे कहें। प्रतिरोध जो होती है ना, प्रत्येक पदार्थ की प्रतिरोध होगी, प्रत्येक वस्तु की प्रतिरोध होगी, प्रत्येक वस्तु की प्रतिरोध होगी। इससे मान लीजिए ये है, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। दुनिया में जितना भी पदार्थ होगा, जितना भी वस्तु होगा, उनका प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध क्या है थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए इसमें मैंने
ये कोई पदार्थ है, इसी का प्रतिरोध ज्ञात करनी है। ये कोई तार है, इससे मैं बैटरी का अप्लाई किया V वोल्ट का अप्लाई किया। इसमें मैंने करंट देखा कि आई जा रही है। क्या देखा मैंने कि V अप्लाई करने से इसमें करंट आई जा रही है। अगर मैं बताऊं इसका क्या होगा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध निकालने का सिंपल सा मेथड है कि V/I कर दूंगा। क्या कर दूंगा? V में I से भाग दे दूंगा तो वह प्रतिरोध निकल जाएगा। मैं अगर प्रतिरोध का डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं किसी वस्तु में प्रवाहित धारा बाद में होगी, चूंकि आई बाद में लूंगा, पहले भी लूंगा, तो इनके वस्तु के सिरों के बीच का विभवांतर तथा इसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को मैं क्या कहूंगा? प्रतिरोध कहूंगा। V/I मतलब अनुपात हुआ। किसका अनुपात? V और I का अनुपात। V क्या है? इनके बीच का वोल्टेज है। इनके बीच का, ये पद वस्तु है, मान लीजिए A बिंदु है, ये B बिंदु है, A और B का बीच का वोल्टेज V है। और I क्या है? इसमें करंट प्रवाहित हो रही है, I तो वो लिखा हुआ है। तो मैं इसका अगर डेफिनेशन लिखूं प्रतिरोध का, तो मैं ये डेफिनेशन लिख सकता हूं कि किसी वस्तु के सिरों के बीच के विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। ओम, ये ओम लिखा है, इसका सिंबल होता है ये ओमेगा का होता है, ओम पढ़ते हैं, ओम होता है। इसे R से सूचित किया जाता है। किसको? प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। या मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो ड्रॉ कर कैसे दिखाता हूं? वायर है ना, वायर में ऐसे दे दूंगा तो प्रतिरोध का सिंबल है, ये प्रतिरोध है। समझ रहे बात? ऐसे मैं भी दर्शा सकता हूँ इस प्रतिरोध को। आर हो गया, उसका सिंबल हो गया, सूचित करते हैं। लेकिन मैं अगर जब परिपथ में दिखाऊंगा, सर्किट में दिखाऊंगा, तो इस प्रकार से दिखाऊंगा कि प्रतिरोध है। मान लीजिए यही आपका क्या है, इसमें मैंने V वोल्टेज अप्लाई किया, V वोल्टेज बैटरी है, V वोल्टेज, इसमें करंट क्या जा रहा है? आई जा रहा है। अगर मैं कहूँ इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो आप कहिएगा प्रतिरोध बराबर होगा विभवांतर बट इसमें प्रवाहित धारा, यहाँ विद्युत धारा ले देता हूं। प्रतिरोध को सूचित करूंगा किससे? R से। लिखूंगा R बराबर V/I। विभवांतर हो गया V और प्रतिरोध हो गया, विद्युत धारा हो गया I, R हो गया V/I। इसे मैं ओम का नियम करता हूं। क्या कहता हूं? ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? अगर ताप नियत रहे, ताप क्या है? नियत रहे, इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा होगा इनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होगा। अगर मैं इसमें समानुपाती मतलब क्या होगा? अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊं तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाऊं तो करंट घटेगा। ये समानुपाती का मतलब अर्थ। इसका मान लीजिए प्रतिरोध नियत रहेगा, अगर टेम्परेचर नियत रहे तो। समझ रहे बात?
अगर टेम्परेचर तापमान अगर नियत रहे, अगर मैं 10 डिग्री पर बोलूं तो हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस ही है तापमान इसका, तो मैं विभवांतर बढ़ाऊंगा तो इसमें करंट बढ़ेगा, विभवांतर घटाऊंगा तो करंट घटेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं तापमान बढ़ा दूं, तापमान बढ़ूंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तब तो नियत नहीं रहेगा R/V तब मैं नहीं लिख सकता हूँ। लिखूंगा हमेशा ही, लेकिन मतलब कि एक स्टेट में लिखूंगा, नहीं कि अब यहाँ से यहाँ तक तापमान बढ़ा रहा हूँ, हमेशा ही इसको R ही ले रहा हूँ। तापमान बढ़ेगा तो R 10 वाला लिखूंगा, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस रूम था, तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस पे और वोल्टेज भी 10 वाला लूंगा और करंट भी 10 वाला लूंगा। अगर मान लीजिए नहीं, इसको मैं टेम्परेचर बढ़ा के 20 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तब यहाँ पर प्रतिरोध भी लूंगा 20 डिग्री वाला, वोल्टेज भी लूंगा 20 डिग्री वाला और करंट भी लूंगा 20 डिग्री वाला। रहेगा हमेशा, तो यही फॉर्मूला काम करने में यही होगा, R/V/I। इसको नोट कीजिए। इसी जगह से मैं एक और निकाल सकता हूँ, जैसे R/V/I निकालूं, यहीं से इसको I को इधर कर लूंगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, I × R हो जाएगी। अगर मैं I निकालूं तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये सब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। इन्हें वहां पर मैं कहूंगा कि नहीं पढ़ाया था, मैं लिख दूंगा V/I आपके एक्सरी पर कहाँ पढ़ाए हैं, याद रखना कि नहीं R/V/I पढ़ाए, ठीक है। एक ध्यान दीजिए, प्रतिरोध जो निकलने से मान लीजिए आपका तार है, ठीक है। इस तार का प्रतिरोध जो निर्भर करेगा वो करेगा 3 बातों पर निर्भर। एक इस बातों पर निर्भर करेगा कि तार किस पदार्थ की बना हुआ है, समझ रहे हैं बात, कि तार किसका बना है। जैसे मान लीजिए बोलूंगा कि नहीं एल्युमिनियम का तार बना है, हो सकता है कि तांबा का तार बना है, हो सकता है कि लोहा का ही तार बना हो सकता है कि चांदी का तार बना हो, नहीं। पहला बात है कि वह तार के जो जिस पदार्थ है उसके प्रकृति निर्भर करेगा, तो उसकी प्रकृति क्या है, पहला इसमें जो निर्भर करेगा मैं लिख देता हूं, प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, क्वेश्चन में लिखता हूं, प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। या ये भी लिख सकता हूँ प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक लिख सकता हूँ, नहीं। तो इसमें पहला बात देखिए क्या लिखूंगा, प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। पहला बात है कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसका बना हुआ है तार, तो लिखता हूँ पहला पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये कैसे निर्भर करता है ये मैं आगे चर्चा करूंगा, सदा भी लिखिए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा बात, तार की बनावट क्या है, समझ रहे हैं बात। तार की बनावट का मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई मोटा ऐसे तार, मोटा तार है, कोई मान लीजिए इसका लंबाई मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक ना। कोई इसी को पिघला उगला करके लंबा चौड़ा कर लिया, मोटा को पतला कर लिया, नहीं। तो तार तो मटेरियल सेम है, ये भी एल्युमिनियम है तो ये भी मान लीजिए एल्युमिनियम है, लेकिन इसका डायमेंशन क्या हो गया, बदल गया, नहीं बदल गया। तो इस पर भी निर्भर करता है, तार किसको बोलते हैं, डिमा पर, तार की डिमाए पर निर्भर करता है, तार की डिमाए पर, मतलब सर इसकी बनावट पर निर्भर करता है, इसका बनावट कैसा है। बनावट पर, बनावट का मतलब समझ में उसका किस प्रकार से बनाया गया है। तीसरा, तापमान पर निर्भर करता है। अगर मैं तापमान बढ़ाऊं या तापमान घटाऊं तो क्या होगा, प्रतिरोधकता घटेगा, सॉरी प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा। तीसरा लिख देता हूं, तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर कैसे निर्भर करता है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध चालक पदार्थ का बढ़ता है, लिख देता हूं। चालक समझ रहे हैं ना, लोहा तांबा सब चालक हुआ। तापमान पर मतलब कि तापमान बढ़ने से चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है।
प्रतिरोध बढ़ता है। ये था आपका प्रतिरोध। चालक के लिए सबसे कम होता है प्रतिरोध, और कुचालक के लिए, या आप समझिए हम कुचालक ही होगा, उसके लिए अनंत होता है, बहुत अधिक होता है प्रतिरोध। चालक पदार्थ का प्रतिरोध न्यूनतम तथा कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध अधिकतम का मतलब हुआ अनंत। अधिकतम मैं लिख देता हूं अनंत होता है कुचालक का। कुचालक पदार्थ में से लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब का कुचालक पदार्थ हुआ, ये सब का प्रतिरोध जो होगा क्या होगा, अधिकतम होगा, अनंत होगा। चालक पदार्थ में एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, इस सब का सिल्वर हो गया, इस सब का कम होगा। सिल्वर का सबसे कम होती है प्रतिरोध, सबसे कम सिल्वर का ही होती है। तो ये था आपका प्रतिरोध का न्यूनतम किसका होगा, और जीरो किसी का नहीं होगा, अक्सर जब अनंत का तो उल्टा जीरो होगा, तो सबसे होना चाहिए जीरो, लेकिन जीरो नहीं होता। लेकिन जीरो के करीब ही होती है, बहुत कम ही होती है। जीरो ही मानकर मैं चलता हूँ। जितना विचारक पदार्थ, जैसे आप तांबा का तार देखे होंगे, या मान लीजिए एल्युमिनियम का तार देखे होंगे, तो मैं इसको जीरो ही मानकर चलूंगा, उसका प्रतिरोध जीरो है, लेकिन मैथमेटिकली वो जीरो नहीं है। अब एक आती है बात प्रतिरोधकता की। इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहता हूं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इंग्लिश इसका लिख देता हूं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसको रेसिस्टिविटी कहता हूं, रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ये क्या है? मान लीजिए कोई मटेरियल है मेरे पास, ये जो निकलता है मटेरियल से निकलता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो निकलता है वह कि आप जैसे निकालते हैं आप वर्तनांक, जैसे मान लीजिए जल के लिए वर्तनांक होता है 1.33, कांच के लिए होता है 1.5 होती है ना। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मैं 1.5 निकालूं अपवर्तनांक किसी का, मैं बोल सकता हूँ यार जो इसका बिहेवियर होगा वो कांच की तरह होगा। उसी प्रकार से अगर मैं किसी का प्रतिरोध निकालूं, कंपेयर करूं, मान लीजिए तंबा से मैच कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि तंबा की तरह ही समझिए पदार्थ तंबा ही है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होती है वह पदार्थ की गुण होती है। प्रतिरोध पदार्थ के गुण नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के गुण, या प्रतिरोधकता पदार्थ की गुण है। अगर मैं गुण का स्टडी करूंगा, मैं प्रतिरोधकता का स्टडी करूंगा। तो मैं एक विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहूंगा, देखिए मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किए मैंने, ठीक ना। ऐसे मान लीजिए करंट डेंसिटी जे है, जे वेक्टर, ई है, ई वेक्टर। तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता होता है, ई और जे का अनुपात होता है। जे क्या होता है, धारा घनत्व है, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अगर मैं प्रतिरोधकता निकालूंगा तो किसका अनुपात होगा, ई और जे का अनुपात होगा। मैं लिख लेता हूं, किसी पदार्थ में विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहता हूं, विशिष्ट प्रतिरोध कहता है। विशिष्ट प्रतिरोध।
प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोल सकता हूं, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो मैं लिखूंगा, इसको सूचित करता हूं रॉ से, इसे रॉ RHO रॉ से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक होता है, SI मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर। ओम का सिंबल जो ये ऐसा होता है, मीटर तो M और मीटर होता है। तो मैं अगर रॉ बराबर लिखूं तो रॉ बराबर होगा फॉर्मूला E वेक्टर बटा J वेक्टर, है ना। इसी का अनुपात क्या है, रॉ है। तो इसमें मैं प्रतिरोध के बारे में निकालूं कि प्रतिरोध कितना होगा। मान लीजिए कि मेरे पास ये वायर है, ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसकी लंबाई जो है, तार की लंबाई L है, क्लियर। अब मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया हूं मैं, और इसमें करंट प्रवाहित हो रही I। तो ये बताइए कि V बराबर तो फॉर्मूला होगा E इंटू L, हम लोग जानते हैं E इंटू L हो जाएगा V बराबर, और J बराबर क्या हो जाएगा, I बटा A। अगर मैं यहां से निकालूं E बराबर क्या होगा, V बटा L हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। यहाँ से L इधर भागा में इधर गुना, इधर गुना में इधर भाग में हो जाएगा, V बटा L हो जाएगी बराबर, और J बराबर हो जाएगा I बटा A। अगर मैं निकालूं रॉ बराबर, यहाँ से रॉ बराबर लगाता हूँ, फॉर्मूला E बटा J होती है। E का मान कितना है, V बटा L है कि नहीं, और J का मान कितना है, I बटा A है। ये चला जाएगा ऊपर, नहीं, रॉ बराबर हो जाएगी, यहीं से देखिए निकाल रहा हूं इसको। रॉ बराबर क्या हो जाएगी, देखिए V नीचे में आइए तो हो जाएगा V बटा I, ये है नीचे में चला जाएगा ऊपर, L नीचे आ जाएगा, हो जाएगा A बटा L। तो रॉ बराबर क्या हो गया, V बटा I को तुम लोग क्या बोलता हूँ, R बोलता हूं, नहीं, तो आपका हो जाएगा R, पहले में पढ़ना प्रतिरोध, V बटा I प्रतिरोध होती है R बराबर A बटा L। अगर मैं L को इधर कर लूं, अगर मैं R निकालूं, L इधर भागा में इधर गुना हो जाएगा, नहीं, हो जाएगा रॉ इंटू L, इधर A है, गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा रॉ L बटा A। क्या देख रहे हैं आप कि R जो है रॉ कांस्टेंट होगी, R समानुपाती होगी L के, और R व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, A के। मतलब कि लंबाई है, अगर मैं लंबाई बढ़ाऊं तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मुझे लंबाई पहले L था, इसको मैं 2L कर दूंगा, प्रतिरोध तो गुना से बढ़ेगा। एरिया मान लीजिए, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती में यहाँ 1/A होगा, ये होगा 1/A। तो क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए एरिया पहले था 2 मीटर स्क्वायर, मैं कर दूं 4 मीटर स्क्वायर, तो 1/A, तो 4 गुना से प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। मैं इसको लिख देता हूं, इसको लिख लिए होंगे। क्या बोल रहा हूं कि प्रतिरोध जो होती है, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, क्रॉस सेक्शन बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। मतलब एक लंबा आता है, समान मोटाई का है, समान मोटाई का, एक लंबा तार है, एक पतला तार है, एक लंबा तार, एक छोटा तार है, एक है मान लीजिए 2 मीटर, एक है मान लीजिए 5 मीटर। तो किसकी प्रतिरोध अधिक होगी, तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो 5 मीटर वाले की प्रतिरोध अधिक होगी, 2 मीटर वाले की प्रतिरोध कम होगी। क्रॉस सेक्शन बढ़ने से, क्रॉस सेक्शन का मतलब है इसका मोटाई, लंबाई समान है, मान लीजिए दोनों तार 1 मीटर या 2 मीटर दोनों तार है,
लेकिन एक पतला तार है, एक मोटा तार है। तो जो मोटा तार है उसका प्रतिरोध कम होगा और जो पतला तार है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। समझ रहे बात ना? ये था क्रॉस सेक्शन बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। जिसका मोटा होगा ऊपर मोटा तार का प्रतिरोध घटेगा, पतला तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। आज का क्लास यही रहने देता हूं। अगले क्लास में जो पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होगा। फार्मूला मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में निकालूंगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के टर्म में निकालूंगा, शिक्षण समय के टर्म में निकालूंगा, उसी पद में निकालूंगा। ठीक ना? तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू। थोड़ा अपने दोस्तों से भी इसको बताइए, शेयर कीजिए, अगर किसी को फायदा होता है तो बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू।